नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वापस से रीजनिंग की एक नई क्लास में। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 13 डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी मनी होगी और आज से हम क्लासेस को निरंतर करने का प्रयास करेंगे और रीजनिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी रीजनिंग प्रश्नों को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने का भी प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 16 यानी 16 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार होंगे, जिनमें कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है निम्न में से विषम आकृति क्या है। आप यहाँ पे एक बेहतरीन सी आकृति देख पा रहे हैं और इसमें से हमें विषम आकृति बतानी है। ठीक उसी प्रकार हम 16 नंबर प्रश्न देखेंगे जिसमें लिखा है आकाशगंगा, पृथ्वी और चंद्रमा, इनके बीच का सही वेन आरेख क्या होगा, इसको भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्यारे दोस्तों, सेशन अभी तक लाइक आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है आगे क्लास में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हों उनका अपडेट आपको मिलता रहे। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। आप लोगों को ये बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट का बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। और जब भी ऐसा प्रश्न आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हमारे रीजनिंग के विद्वानों ने बनाई है। कैसे प्यारे दोस्तों, जब भी हमें एक वर्ग दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, वर्ग, या मिल जाए हमें प्यारे दोस्तों एक आयत, क्या मिल जाए, या हमें एक आयत मिल जाए। ठीक है, या तो हमें वर्ग मिल जाए या हमें आयत मिल जाए, दोनों की ट्रिक सीख लेते हैं। इनके अंदर इनके विकर्ण यदि परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यदि इन आयत और इन वर्ग के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं और हमसे एग्जाम में पूछा गया है कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो सेम लॉजिक लगता है। लॉजिक क्या होता है, कटे हुए स्थान पर हम नंबर देते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, इसी प्रकार से कटे हुए स्थानों पर हम स्थान पर नंबर देते हैं, चाहे वो वर्ग हो चाहे वो आयत हो। जब भी विकर्ण एक दूसरे को काटें तो इनके स्थान पर नाम देंगे यानी नंबर देंगे। और जो भी बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, उसका दोगुना करेंगे। जब हम दोगुना करेंगे तो हमें त्रिभुजों की संख्या प्यारे दोस्तों 8 पता चलेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने वर्ग में किया, यही लॉजिक हम सबसे बड़ी वाली संख्या का दोगुना करेंगे तो हमारा प्रश्न का उत्तर 8 यहाँ पे आ जाएगा। और प्यारे दोस्तों, इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए यहाँ भी हम इसी को यूज करते हैं। हमने कहा सर कट लगे हुए हैं, वर्ग एक दिया गया है, बस नंबर देना है 1 2, उसके बाद में 3 4 5, प्यारे दोस्तों 6 7 और 8। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है वो 8 है और 8 का दोगुना जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको त्रिभुजों की संख्या मेरे प्यारे साथियों 16 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 16। 16 विकल्प नंबर 4 में है। विकल्प नंबर 4 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये समझे होंगे। इसी के साथ दूसरा प्रश्न आप लोग बता देंगे जो कि अक्षर श्रृंखला का बेहतरीन सा प्रश्न दिया है। इस प्रश्न में आप लोगों को करना है, पहले सब लेटर जो दिया गया है उस लेटर का संबंध अगले पहले लेटर से बनाते चले जाना है। यानी कि पहले का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे से और तीसरे का संबंध तीसरे से। जब इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे हमने कहा यहाँ पे अगर हम पहला लेटर देखते हैं तो जी 7 पर होता है और एन को देखते हैं तो ये 14 पर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे जी 7 पर, ठीक उसी प्रकार एन 14 पर और यू 21 पर होता है। प्यारे दोस्तों, क्या होता है, ये जो यू होता है 21 पर होता है और बी हमारा 2 पर होता है। अगर आप सीधे सीधे देखें तो 7 दूनी 14 यानी 7 जुड़ा है, 14 7 21 और 21 7 होता है 28। 28 तो अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर नहीं होते हैं भैया, लेटर तो 26 ही होते हैं जेड तक। अब हम अगर 27 लिखना चाहें तो जेड के बाद क्या आता है, ए आता है। और ठीक उसी प्रकार अगर 28 लिखना चाहे तो इसके बाद में बी आता है। चूंकि ए और बी पहले दूसरे पर भी होते हैं तो हम इसको 2 भी लिख सकते हैं या फिर 28 भी लिख सकते हैं। तो वही तो लॉजिक है, 21 में अगर 7 जोड़ोगे तो 28 लिख दो या फिर 2 लिख दो,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल नहीं, तो सर 7 यहाँ भी जुड़ रहा है। तो अगली बार में जब हम 7 जोड़ेंगे, अगली बार में मेरे प्यारे साथियों जब 7 जोड़ेंगे, जैसे 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, तो अब देखो ये 2 है, 2 में 7 जोड़ोगे तो आएगा 9, और 9 पर आने वाला जो लेटर है वो होता है आई। मतलब जो विकल्प की शुरुआत होगी वो आई से होगी। किससे होगी मेरे प्यारे दोस्तों? आई से होगी। अगर आई से शुरुआत हो रही है विकल्प की, तो एकमात्र विकल्प 2 नंबर का है, जिसमें दे रखा है आई क्यू क्यू। क्या दे रखा है मेरे भैया? आई क्यू क्यू दे रखा है। यही सही उत्तर है, क्योंकि यही एक विकल्प है जिसकी शुरुआत आई से हो रही है। हमारा जो आने वाला विकल्प होगा उसकी शुरुआत आई से होगी। लेकिन जब हमने चारों विकल्प देखे तो उसमें एकमात्र विकल्प नंबर 2 है जिसकी शुरुआत आई से हो रही है, तो यही हमारा सही उत्तर है। आगे हमें चेक नहीं करना है। अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हो तो देखो 15 में से यहाँ पे 6 घटाओगे 9 बचेगा, 9 में 6 घटाओगे 3 बचेगा, 3 में 6 घटाओगे तो 23 बचेगा। 3 में 6 कैसे घटेगा भैया? 3, मैंने वही बिल्कुल लॉजिक बताता हूँ। 3 में अगर इसको 29 मान लेता हूँ, ठीक है, ये 29 होता है, चूंकि सी भी होता है, ये 3 पर होता है। अब इसमें 3 घटाना है, 1 2 3, सॉरी 6 घटाना है, 6 घटाना है, 1 2 3 चला गया, फिर यहाँ पे 1 2 और 3 जाएगा, ये भी घटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई एक्स और आगे डब्लू आ जाएगा, तो ये भी हट जाएंगे तो डब्लू यहाँ से आएगा। ठीक है, तो डब्लू आया है यहाँ पे, देखो ये आया है डब्लू, और इसमें भी 6 घटा दोगे। अब आप इसमें भी 6 घटा दो, डब्लू 23 पर होता है तो 17 पर क्यू बचेगा। और अगले वाले में बढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है? अगले वाले में बढ़ने के लिए हर बार में 5 जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है? 5 जोड़ना है। उत्तर आई क्यू क्यू सही है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न श्रृंखला से है। श्रृंखला का भी बहुत ही शानदार प्रश्न दिया है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सीधा देखिए, 15 दूनी 30 दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे भैया? 15 दूनी 30 दे रखा है। 30 तिया 90 दे रखा है। ठीक है, 90 चौके यानी 4 गुना है, 36 360 दे रखा है। 36 पंचे 180, 5 गुना 1800 दे रखा है। 18 छक्के 108 होना चाहिए। कितना आना चाहिए? 108, और लास्ट में 2 डबल जीरो यानी 10,800। कितना होगा? देखो 1 2 3 4 5 गुणा चल गया, तो अगली बार में 6 का गुणा होगा भैया, और 6 का गुणा होगा तो 10,800 आपके प्रश्न का उत्तर होगा, विकल्प नंबर 1। देखो ये भी एक शानदार क्वेश्चन था। हालांकि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि समांतर रूप से इनका गुणा चल रहा था, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, तो अगली बार में जो आएगा वो 6 का गुणा लगेगा। ठीक है, इसी के साथ आज के हम चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। आई होप ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। चौथा नंबर प्रश्न एक बेहतरीन सा प्रश्न है, सन्निहित आकृति से संबंधित। बोला है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स सन्निहित है, अर्थात आकृति एक्स उसी रूप में छुपी हुई है। यानी कि ये जो आकृति दे रखी है एक्स, ये छिपी हुई है ऐसे किसी विकल्प में। कौन सा विकल्प है देखते हैं। सबसे पहले अगर हम आकृति को बनाना चाहे, आकृति एक्स को बनाना चाहे, तो ऊपर से एक लाइन लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे। यानी ये जो 2 अतिरिक्त लाइनें हैं, ये 2 अतिरिक्त लाइनें हमारी आएंगी। ये 2 अतिरिक्त लाइनें अगर देखते हैं तो यहाँ से शुरू नहीं हो रही हैं, विकल्प नंबर 1 में गलत हो जाएगा। भैया बीच से शुरू होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है, गलत हो जाएगा। भैया यहाँ भी बीच से ही शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी नहीं हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब होगा कहाँ पे? अब होगा तो मेरे भैया केवल और केवल विकल्प नंबर 4 में। कैसे? अब मैं आपको बता देता हूँ। हरा कलर पकड़ते हैं, यहाँ से चलोगे इस प्रकार से, देखो यहाँ से आप इस प्रकार से चलोगे, ऐसे नीचे की ओर आओगे, फिर ऊपर की ओर चले जाओगे, फिर नीचे आ जाना, फिर ऊपर की ओर चले जाना। इस प्रकार से आपके ये कॉर्नर भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हमें ये कॉर्नर मिले हैं तो वही सेम कॉर्नर यहाँ भी मिल जाएंगे। आकृति एक्स छिपी हुई है विकल्प नंबर 4 में, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न चाइनीज कोडिंग से है। ये भी एक लाजवाब सा क्वेश्चन है। इसमें हमें लेटर्स को ढूंढ के लिखना होता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बोला गया है कि निश्चित गुड़ भाषा में कोल्ड समर डेज, क्या लिखा है? कोल्ड समर डे को लिखा जा रहा है KLBNIX। उसी प्रकार डे एंड नाइट को लिखा जा रहा है KJED और BN। तो उसी कोड भाषा में डे का कोड क्या होगा? अब देखो, अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से देखें तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सर डे यहाँ भी लिखा है, देखो ये लिखा है, ये डे लिखा है, आप कहोगे हाँ लिखा है। और सर सेम अगर देखा जाए तो डे यहाँ भी लिखा है, ठीक है, यहाँ भी लिखा है। तो कहने का मतलब है जो इसकी कोडिंग दी गई है आगे, ये वाली कोडिंग KLBNX वाली, गौर से देखो, ये कोडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, KLBNX वाली, और ये कोडिंग KJED और BN। तो देखो BN यहाँ मिल रहा है, ये BN मिला, और सर BN यहाँ भी मिला। तो हम कह सकते हैं अगर हमें 2 स्थान पर डे मिला है, 1 और 2 स्थान पर अगर डे मिला है, तो ठीक उसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि 2 स्थान पर हमें BN भी मिला है। तो सीधा बोल दो मेरे भैया कि जो डे है इसके लिए जो कोडिंग है
वो मेरे दोस्त bn की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? bn हो जाएगी। अब bn कहाँ पे दे रखा है? विकल्प नंबर 3 में दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में आ जाते हैं। आज का अगला प्रश्न एक बहुत ही लाजवाब सा प्रश्न आप लोगों के सामने है। बोला है W का अर्थ गुणा है, सॉरी भाग है। देखो W का अर्थ भाग है, Y का अर्थ गुणा है, Z का अर्थ प्लस, A का अर्थ घटाव है। तो समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? चलिए देखिए प्यारे दोस्तों, इसको हल करते हैं। सबसे पहले 11, W का मतलब भाग है तो भाग 11, फिर क्या है? गुणा है तो गुणा 11। ठीक है, याद रखेंगे गुणा 11 हो गया। 1 मिनट, ये हमारा गुणा 11 हो गया। इसके बाद में क्या है? Z का मतलब प्लस है तो प्लस 11 हो गया। क्या हो गया भैया? प्लस 11 हो गया। उसके बाद में A माइनस है तो माइनस 11 हो गया। ठीक है, ये आया। अब इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको देखो, 11 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 11 है और यहाँ पे माइनस का 11 है। तो अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करने जाएंगे तो ये तो कट जाएंगे, गुणा में नीचे ऊपर है, और ये प्लस का 11 और ये माइनस का 11 ये भी आपस में कट जाएंगे। अब बच क्या रहा है? केवल और केवल 11 बच रहा है। क्या बच रहा है मेरे दोस्त? केवल और केवल 11 बच रहा है। तो 11 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। क्या है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। कोई गलती हुई है क्या? W का अर्थ है भाग, चलिए भाग लगा दिया। Y का अर्थ है गुणा, लगा दिया। Z का अर्थ है प्लस, लगा दिया। और A का अर्थ घटाव है तो लगा दिया। देखो यहाँ से घटाव और प्लस वाले कट जाएंगे और ये गुणा में कट जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, 11। अगला प्रश्न समुच्चय से संबंधित है और समुच्चय में आपके सामने 2 बेहतरीन समुच्चय दिए गए हैं। यहाँ पे इनका संबंध आपस में बताना है। तो बोला है समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित जैसे दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। तो भाई दिए गए समुच्चय कौन कौन से हैं? एक तो ये है, एक तो ये है। पहला समुच्चय दे रखा है 3, उसके बाद में है 34, उसके बाद में क्या है 5। तो भैया इनका संबंध क्या है? पहले तो संबंध ढूंढो। आपको करना क्या है? पहली संख्या का स्क्वायर करोगे 9, आखिरी संख्या का स्क्वायर करोगे 25, इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो ये जो बीच की संख्या है ये आपको प्राप्त हो जाएगी। बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। ठीक उसी प्रकार प्यारे दोस्तों अब हम दूसरा समुच्चय देखते हैं। लिखा हुआ है 10, उसके बाद क्या है सर? 136 लिखा है, उसके बाद में क्या है? 6 है। तो करना क्या है? सेम लॉजिक को फॉलो करना है। हमने कहा मेरे दोस्त पहली संख्या का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 होता है। आखिरी संख्या का स्क्वायर करो, सर यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 होता है। दोनों को जोड़ दोगे तो ये 136 हो जाएगा, और ये 136 आपको बीच की संख्या दी गई है, जिस प्रकार ऊपर बीच की संख्या 34 दी गई थी। अब ऐसा ही विकल्प हमें ढूंढना है। जब ऐसा ही विकल्प ढूंढना है तो विकल्प नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये सर 81 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 आएगा। क्या आएगा? इकाई का अंक 7 आएगा, जो कि 5 है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब सर ये क्या है? 5 का 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे फिर से 36 है। अब 36 और 25 हमने बचपन से पढ़ा है कि 61 होता है। कितना? 61। ये 60 है तो ये भी गलत है। अब 11 का देखिए, 11 का देखोगे तो कितना होगा? 121 होगा, और प्लस में 4 का 16 होगा। तो भैया ये तो हमारा कितना होना चाहिए? ये 137 होना चाहिए। यहाँ पे तो 125 ही है, तो ये भी गलत हो गया। अब बच रहा है अंतिम विकल्प। अंतिम हथियार आपके पास बचा हुआ है, उसका प्रयोग कर लो। जैसे हमने कहा 7 का कर देते हैं। कितना होता है? 7 का होता है 49। 1 मिनट, 7 का होता है 49 और प्लस में 8 का होता है 64। कितना होता है? 1 मिनट दादा, 8 का होता है कितना? आप कहोगे सर 8 का होता है 64। दोनों को जोड़िए, यूनिट डिजिट 3 आएगा, 6 4 10 11 हो जाएगा, 113। बिल्कुल सही है विकल्प नंबर 4। मेरे प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 4 में दे रखा है कि 7 का स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर और अंतिम संख्या का स्क्वायर करने से हमें बीच की संख्या ये जो 113 दे रखी है वो प्राप्त हो रही है। तो यही सही है, बाद बाकी गलत थे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है संयोजन से। यहाँ पर आपको एक संयोजन दिया गया है, इसको पूरा करना है। कैसे करना है? सबसे पहले देखते हैं, पहले स्थान पर डैश है। क्या है मेरे भैया? पहले स्थान पर डैश है, फिर डब्लू है, फिर एस है। पहले स्थान पर डैश है, फिर डब्लू है, फिर एस है, फिर वी है, फिर आर है, फिर डैश है। फिर क्या है? फिर क्यू है, फिर टी है, फिर पी है, फिर एस है। ये तो शायरी बन रही है क्या? पहले स्थान पर डैश है, फिर डब्लू है, फिर एस है, फिर वी है, फिर आर है, फिर डैश है। क्यू है, टी है, पी है, फिर एस है, और उसके बाद में लगा हुआ साथ में डैश है। आगे क्या है? आगे सर आर है, एन है, क्यू है और एम है।
आर है, एन है, क्यू है और एम है, फिर उसके बाद में डैश है, फिर एल है और के है, एल है और ओ है और के है, फिर डैश है। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले पदों को गिनिए, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल अगर हम पदों की संख्या की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 20 पद हैं। अब 20 पद का आप क्या करोगे, ये आपके पास 20 पद हैं, इनका करने के लिए आप कर क्या सकते हो, आप इन 20 पदों को, मेरी बात को समझना है, इन 20 पदों को आप लोग 4 गुणा 5 में तोड़िए, 4 4 के 5 पेयर बना लीजिए। 4 4 के 5 पेयर बनाएंगे तो पहले 4 यहाँ पे, दूसरे 4 यहाँ पे, तीसरे 4 यहाँ पे, चौथे 4 यहाँ पे और अंत के 4 वहाँ पे। देखो मेरी बात को समझना है, देखो आर 19 पर होता है और एक मिनट, ये आर जो है आर 19 पर होता है और क्यू जो है वो 17 पर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है अगर हम एक को छोड़ दें तो 2 घट रहा है, अगर हम एक को छोड़ दें तो 2 घट रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं हो रही है, बिल्कुल सही हो रहा है। एक को छोड़ दें तो 2 घट रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन और एम, यहाँ पे एक को छोड़ने के बाद एक जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक को छोड़ने के बाद एक जुड़ रहा है और यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी एक को छोड़ने के बाद एक जुड़ रहा है। एल घट रहा है, कुछ तो घट रहा है। हाँ बिल्कुल सही, मैंने यहाँ पे पीछे गड़बड़ की है। ये जो आर होता है मेरे भैया, ये आर 18 पर होता है और क्यू 17 पर होता है, तो एक को छोड़ करके एक घट रहा है। क्या हो रहा है, एक को छोड़ करके एक घट रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी पहले का ये 14 पर होता है और ये 13 पर होता है, तो यहाँ भी एक को छोड़ करके एक घट रहा है। ये 12 पर होता है, के 11 पर होता है, तो यहाँ भी एक को छोड़ करके एक घट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत हो रही है वो एक को छोड़ करके एक घट रही है। तो अगर ये 19 पर एस है तो इसके पहले क्या रहा होगा, 20, और 20 पर आता है लेटर टी। क्या आता है, टी। तो विकल्प की शुरुआत टी से होगी, मतलब पहला लेटर कौन सा भरा जाएगा, पहले स्थान पर लेटर टी आएगा। क्या आएगा, टी आएगा। तो एक्स वाला और एक्स वाला ये दोनों गलत हो गए। अब ये दोनों गलत हो गए, अब क्या करें दादा, अब हम करेंगे जो आप देखेंगे। अब हमने इनको तो देख लिया, उसके बाद यहाँ भी देख लो। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये 23 पर होता है और ये 22 पर होता है, तो यहाँ भी एक घट रहा है। देखो दूसरे और चौथे में भी एक घट रहा है। अगर हम दूसरे और चौथे में घटाएं, देखो ये 19 पर एस होता है, 19 पर एस होता है और आप यहाँ पे देखेंगे तो 18 पर आर होता है, दूसरे चौथे में भी एक घट रहा है। यहाँ भी तो मेरे भाई एक ही घट रहा है, एक माइनस का हो रहा है। अब देखो ये 16 पर था, ये 16 पर था, तो एक घटेगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, जो कि 15 बचेगा। तो जो तीसरा लेटर है वो ओ होना चाहिए। तीसरा लेटर ओ यहाँ भी है, तीसरा लेटर ओ यहाँ भी है, लेकिन हमें दूसरे लेटर से अभी मतलब है। तो अगर मैं दूसरे लेटर की तरफ बढ़ता हूँ, अगर मैं दूसरे लेटर की तरफ बढ़ता हूँ, तो अगर ये टी हमारा 20 पर है, गौर से देखो, ये जो टी है ये अगर 20 पर है, ये घट के आया होगा, एक घट के आया होगा, तो इससे पहले क्या रहा होगा। आप कहोगे अगर इसमें पीछे जाना है तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो 21 हो जाएगा। तभी तो ऐसे ही घटेगा, ऐसे ही तो घटेगा, तभी तो एक घटा माना जाएगा। आप कहोगे हाँ, तो यहाँ पे यू आएगा। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, टी के बाद यू आना चाहिए, टी के बाद यू आएगा। क्या आएगा, मेरी बात को समझो। यहाँ पे मैं जहाँ पे ऊपर बात कर रहा हूँ, टी के बाद यू आएगा और उसके बाद में हमारा ओ आ चुका है, तो टी यू ओ देखोगे तो विकल्प नंबर 2 में है, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे टी वी ओ है, गलत हो जाएगा, टी यू ओ सही है। आपको करना क्या था, अल्टरनेट देख रहे हैं, अल्टरनेट लॉजिक को देखेंगे तो एक को छोड़ करके एक लेटर घट रहा है। जैसे टी का संबंध हमने देखा, यहाँ पे टी का किससे है, एस से है, डब्ल्यू का वी से है, आर का यू से है, यू का टी से है, पी का ओ से है, यहाँ पे एस का आर से है, ठीक है, एस का आर से है, एन का एम से है, क्यू का ओ से हो जाएगा, सॉरी क्यू का पी से हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में एल का के से, ओ का हो जाएगा किससे, एन से। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, आई होप समझे होंगे। अगला प्रश्न पूछा है, नीचे दी गई एक शीट को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है, तो इस चिन्ह के विपरीत फलक पर क्या होगा। ये चिन्ह ढूंढना है, कहाँ पे है ये चिन्ह, अगर आप ढूंढोगे तो ये रहा। तो ओपन डाइस है, ओपन घन है, खुला हुआ पासा है, तो इसके लिए क्या बताया था मैंने, प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है। तो इसके विपरीत में क्या बनेगा, ये बनेगा, इसके विपरीत में ये बनेगा, और यहाँ पे ये प्लस के विपरीत में ये वाला साइन बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो स्टार है, जो हमारे पास स्टार है, इसके विपरीत में क्या है, इसके विपरीत में फाई है।
क्या है ये डज नॉट इक्वल। उसके बाद में ये वाला जो चिन्ह हमारा विपरीत पूछा है इसके बटे में भाग है, इसके विपरीत में भाग है, और बचा हुआ जो प्लस का चिन्ह है उसके विपरीत में ग्रेटर देन इक्वल है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो उत्तर बनेगा वो भाग के लिए बनेगा, विकल्प नंबर 3। भाग के लिए विकल्प नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न 10 नंबर है। बोला गया है उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो देखो, बढ़ई का काम होता है फर्नीचर का निर्माण करना, या फिर कह सकते हैं जो बढ़ई होता है वो फर्नीचर का काम करता है। तो पुस्तक क्या लेखक का काम करती है? नहीं भैया, लेखक पुस्तक का है, ये तो उल्टा दे रखा है। पत्रिका संपादक का करती है, ये भी उल्टा दे रखा है। यहाँ पे रसोईया सूप का काम करता है, बिल्कुल सही है। देखो, जिस प्रकार बढ़ई फर्नीचर बनाता है उसी प्रकार जो रसोईया होता है वो सूप बनाता है। सूप आपने देखा होगा बड़े बड़े होटलों में मिलता है, दाल का क्या बोलते हैं ऊपर, दाल, कच्ची दाल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का सूप बनता होगा, हमने तो बेसिकली दाल का ही खाया है। तो रसोईया का काम होता है सूप का निर्माण करना, ठीक उसी प्रकार बढ़ई का काम होता है फर्नीचर का निर्माण करना। अगला प्रश्न कैलेंडर से है, एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रश्न में मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बोला है यदि 16 सितंबर 2010 को गुरुवार था तो 17 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले बात को समझना है। सबसे पहले 16 सितंबर की बात हो रही है, कब की? 16 सितंबर 2010 की। अगर इसकी बात हो रही है और दिन आपको बता दिया है उसने, क्या है भैया, गुरुवार है। गुरुवार है, इस बात को याद रखेंगे। अब हमें जाना है कहाँ तक? हमें जाना है 17 अगस्त तक। मेरे भैया कहाँ तक जाना है? 17 अगस्त तक जाना है। 17 अगस्त सन कौन सी है? सन मेरे भाई साहब 2017 है। कौन सा दिन है बताना है। तो उससे पहले एक बात को समझना है। कौन सी बात? अगर मैं बात कर रहा हूँ 16 सितंबर 2010 की और अगले साल में चलूँ, अगले साल चलूँ मैं कहाँ तक? 16 अगस्त। कहाँ की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ 16 अगस्त 2010 की, सॉरी 2011 की। यहाँ पे पहले ही बताओ कौन सा दिन होगा। सबसे पहले 16 सितंबर 2010 से 16 अगस्त 2011 तक जाने पर कौन सा दिन आएगा मुझे ये बताओ। तो आप इसके लिए क्या करते हो? विषम दिन निकालते हो। जैसे जैसे आपने कहा हम सर सबसे पहले विषम दिन निकालेंगे किसके? सितंबर के बचे हुए, उसके बाद अक्टूबर के, उसके बाद नवंबर के, उसके बाद दिसंबर के, आगे जनवरी, फिर किसके सर? फरवरी। उसके बाद में क्या करोगे? उसके बाद में मार्च के, फिर अप्रैल के, फिर किसके में निकालोगे? फिर भैया मैं मई के निकालूंगा। उसके बाद किसके निकालोगे? तो आप कहोगे उसके बाद मैं जून के निकालूंगा। जून के बाद में क्या होगा? जून के बाद में मेरा जुलाई आएगा। ठीक है, क्या आएगा? जुलाई आ जाएगा। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा यार। जून के बाद में जुलाई आ जाएगा। जुलाई के बाद में क्या? अगस्त आ जाएगा। अगस्त में कहाँ तक जाना? 16 तक। तो अब देख लीजिए कैसे। मैंने कहा सितंबर के बचे हुए दिन 30 टोटल होते हैं, 16 कट गए, 14 बचे। 14 का रिमाइंडर हम 0 लिख लेते हैं। अक्टूबर का रिमाइंडर 3 होता है। नवंबर का रिमाइंडर 2 होता है। कितना होता है? नवंबर का 2 होता है। दिसंबर का भी 3 होता है, 31 का होता है। जनवरी का भी 3 होता है। फरवरी का 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2011 लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी 28 की ही रहेगी। 7 से भाग लगाओगे 0 आएगा। मार्च का 3 आ जाएगा। अप्रैल का कितना? 2 आ जाएगा। मई का कितना आएगा? 3 आएगा। जून का कितना? 2 आएगा। कितना आएगा भैया? आप कहोगे सर यहाँ पे पहले लाइन खींच लो, नहीं गड़बड़ हो जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। देखो हाँ, तो यहाँ पे जो जून है, जून का कितना? 2 हो गया। जुलाई का कितना? 3 हो गया। अगस्त में कहाँ तक? 16 तक जाना है, तो इसका भी 2 हो गया। कैसे? 16 अगस्त में भाग लगाइए आप किससे? 7 से। 16 में भाग लगाओगे जैसे ही 7 से 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना? 2 बचा। तो मैंने वही सीधा रिमाइंडर 2 रख दिया है। ठीक है, तो अब ये 2 रिमाइंडर, अब इनको काट के छोटा कीजिए जल्दी जल्दी। तो आप कहोगे सर अगर मैं काटने बैठूंगा तो 2 3 5 2 7 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, ये 3 रहा, 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14, ये भी 0 हो गया। अब ये क्या बचा? आप कहोगे ये सर यहाँ पर आने के बाद हमारा 5 रिमाइंडर बच रहा है, 3 और 2। मैंने सभी को तो काट दिया लेकिन ये 5 रिमाइंडर बच रहा है, ये 5 रिमाइंडर। तो मैं 5 रिमाइंडर गुरुवार में जोड़ता हूँ। मैंने गुरुवार में जैसे ही 5 जोड़ा, मैंने गुरुवार में मेरे दोस्त जैसे ही 5 जोड़ा, तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? 1 मिनट, 5 जोड़ दो भैया, कैसे पेन नहीं चल रहा है यार आज। ठीक है, तो 5 जोड़ोगे तो आपका उत्तर यहाँ पे मंगलवार आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? आपका उत्तर मंगलवार आएगा। अब यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए 2017 का, यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए किसका? 2017 का। तो आप निकाल सकते हो कैसे? यहाँ पे ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या लगानी है? 1 मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए। यहाँ पे कितने सालों का अंतर है? तो आप कहोगे 6 साल का अंतर है। कितने का? 6 साल का। अगस्त से अगस्त 0 का अंतर है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर 1 दिन का अंतर है। ठीक है, 1 दिन का अंतर है।
तो टोटल आप देखिए कितना हो रहा है। आप देखोगे कि सर 1, उसके बाद में 0 महीनों में और साल में 6 का अंतर है, लेकिन आने वाले लीप वर्ष कितने रहे होंगे, तो आप कहोगे एक 2012 रहा होगा तो एक रिमाइंडर एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, और एक 2016 रहा होगा तो एक और लिख लेते हैं। तो अब ये टोटल बच रहा है, इसको जोड़ के कर दीजिए। इसको जोड़ करके जब आप बनाओगे तो देखिए यहाँ पे 6 एक साथ 0 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, और ये जो 2 रिमाइंडर है इसी में जोड़ देना है। इसी में 2 रिमाइंडर जब आप जोड़ोगे तो यहाँ का जो दिन है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ का जो दिन है वो गुरुवार ही आएगा। क्या आएगा? ये गुरुवार ही आएगा, इस बात को याद रखेंगे। क्या आएगा? गुरुवार आएगा। आप एक बार फिर से समझिए, एक बार इसको फिर से समझिए। मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा भैया। कभी कभी होता क्या है कि शॉर्ट ट्रिक कभी गड़बड़ कर जाता है, इसलिए मैंने बेसिक बताया। देखो, हमने आपसे कहा कि 16 सितंबर, यहाँ पे एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हमने आपसे कहा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहा कि 16 सितंबर 2010 को गुरुवार था। सवाल में दिया है, हमने कहा दिन बताना है 17 अगस्त 2017 का। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे एक सवाल छोटा सा पूछ लिया कि 16 सितंबर को अगर 2010 में गुरुवार था तो मुझे ये बताओ कि 16 अगस्त 2011 को कौन सा दिन रहा होगा। तो आपने कहा कि सर आपने हमें बेसिक बताया। बेसिक क्या बताया कि सितंबर के बचे हुए दिन, अक्टूबर का महीना, नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई और अगस्त। तो हम अगस्त तक ही गए थे, 16 तक। तो उस बीच मैंने सितंबर में बचे हुए दिन 14 निकाले थे, तो 7 से भाग लगा के रिमाइंडर 0 कर लिया। उसी प्रकार अक्टूबर में 31 दिन, उसे 7 से भाग लगा के 3, नवंबर में 30 दिन, 7 से भाग लगा के 2, दिसंबर में 31, जनवरी में 31। तो 31 वाले के लिए रिमाइंडर 3 और 30 वाले के लिए रिमाइंडर 2 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको फिर 0 करने बैठा इस रिमाइंडर को। तो मैंने कहा 4 3 7 भैया 0 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 2 5 3 8 8 3 11 3 14 0 हो गया। अब बचा हुआ ये 5 था, ये बचा हुआ 5 था मेरा। मैंने इस 5 को इस गुरुवार में जोड़ा, क्योंकि हम 16 सितंबर से 2010 से हम कहाँ पे पहुँचे थे, 16 अगस्त 2011 पे। तो हमने जैसे ही 5 जोड़ा, मेरा दिन जो आया वो मंगलवार। अब यहाँ से हमें आसानी हो गई। आसानी क्यों हो गई? क्योंकि भैया ये भी अगस्त का महीना था और ये भी अगस्त का महीना था। ये 2011 था और ये 2017 था। हमें तो बताना तो 17 अगस्त 2017 ही था। तो आप कहोगे हाँ, तो वही तो मैंने कहा, वो ये आसानी हो गई यहाँ पे। जब ये आसानी हो गई तो मैंने कहा 11 से, इस 2011 से 17 पर जाने के लिए कितने साल लगे? आपने कहा 6 साल लगे। उसी प्रकार अगस्त से अगस्त के महीने में कितने साल? आप कहोगे 0। अगस्त है तो अगस्त ही रहा, लेकिन 16 से 17 पर गए तो एक ये रहा। इसी बीच हमें पता चला कि 2012 एक लीप वर्ष आया, और सर इसी के साथ साथ 2016 भी एक लीप वर्ष आया इन सालों के बीच में। तो सर जब 2 लीप वर्ष आए तो 2 लिख लिए, और 6 वहाँ पे आया था। 6 कहाँ पे? 11 6 17 वाला। तो इस प्रकार से जब हमने इसको शून्य किया, यानी कि 7 से भाग लगाया ओवरऑल, तो हमारा रिमाइंडर 2 आया। अब दिए गए मंगलवार में हमने 2 जोड़ा, हमारा उत्तर फिर से गुरुवार आ गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। शॉर्ट ट्रिक इसमें कहीं कहीं फेल हो जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, इसलिए मैंने इसको बेसिक करना उचित समझा। तो हमारा प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 4 गुरुवार एकदम सही उत्तर है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो शॉर्ट क्या करना है, आप 16 सितंबर 2010 से आप यहाँ पे चले जाओ 16 सितंबर 2011। ठीक है, 16 से 1 मिनट, यहाँ पे आप चले जाओ 17 अगस्त पे। ठीक है, 17 अगस्त 17 अगस्त 2011 पे चले जाओ। यहाँ से कहाँ से? मैं भैया वहाँ की बात कर रहा हूँ, 16 सितंबर 2010 से 17 अगस्त 2011 तक चले जाओ। जब आप चले जाओगे तो दिन कितने बचेंगे भाई? अगर हम 16 अगस्त 2010 से 16 अगस्त 2011 पर जाते, माफ़ी चाहेंगे, 16 सितंबर 2010 से 16 सितंबर 2011 पर जाते तो हमारे टोटल 365 दिन होते। लेकिन हम तो अगस्त में ही गए। अगर अगस्त में ही गए तो मैंने 16 दिन तो वो कम कर दिए सितंबर वाले, और रहे खोए हम गए थे 17 तक, तो 14 दिन हमने अगस्त के भी कम कर दिए, क्योंकि अगस्त 31 का होता है। टोटल हमने 30 दिन कम कर दिए, मतलब 365 के स्थान पर 335 दिन बचे। अब हमने इसमें 7 से भाग लगाया। जब हमने 7 से भाग लगाया तो ये रिमाइंडर हमारा 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। 6 रिमाइंडर आएगा, इस बात को याद रखेंगे भैया, 6 रिमाइंडर आया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक की, तो मतलब 6 रिमाइंडर आया। तो हमने ये 6 रिमाइंडर अभी पीछे रखा था, 1 + 0 + 6 + 1 + 1, तो वहीं से फिर हमने करता, फिर हम वहाँ से करते। तो इसलिए यहाँ पे लेंदी हो जाता। शॉर्ट ट्रिक कभी कभी लेंदी हो जाती है, और जो बेसिक होता है वो कभी कभी आसान हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी बेसिक को आप जरूर पकड़ के रखिएगा। बेसिक मजबूत रहेगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर आया है वो गुरुवार आया है। अगले प्रश्न में आते हैं। मैंने आपका थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगले प्रश्न में आप जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। बुरा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो देखो मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, इसमें अल्टरनेट लॉजिक लगा लो। क्या करते हो? अल्टरनेट मेरे भैया लॉजिक लगा लो, उत्तर आ जाएगा। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई।
कैसे करना है, देखो ऐसे करना है आप लोगों को। आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्टरनेट जब आप लॉजिक लगाओगे तो ये आपका पहली बार में +19 हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 91 में 9 जोड़ोगे तो 300 हो गए और 10 मतलब 19, प्लस का 19 यहाँ पे हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे भैया, प्लस का 19 हो रहा है, प्लस का 19। उसके बाद में फिर से प्लस का 19 हो रहा है। 310 में 19 जोड़ो 329। अब 329 में जब आप 19 जोड़ोगे, 329 में जब आप 19 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, क्योंकि 9 9 18 होता है, 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 3, तो यहाँ पे यहाँ से लोगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 का 3 रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे आपका 3 का 3 रहेगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 348 आएगा। क्या आएगा, 348 आएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। 348 आएगा। उसी प्रकार ऊपर भी आपका 19 ही जुड़ेगा, ऊपर भी आपका 19 ही जुड़ेगा। श्रृंखला कंटिन्यू करती तो 19 जुड़ता चला जाता, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। 348 हमारे प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में बोला है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक संबंध बनाते हैं, कौन सा विकल्प इनमें से संबंधित नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पे A 1 पर होता है, D 4 पर होता है, B 2 पर होता है और C 3 पर होता है। ये देखते जाना है आप लोगों को, ठीक है, समझना है अच्छे से। उसके बाद J को हमने देखा 10 पर होता है, M मेरे भैया 13 पर होता है, K हमारा 11 पर होता है और L हमारा 12 पर होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे F हमारा 6 पर होता है, J हमारा 10 पर होता है। उसके बाद क्या हुआ, H हमारा 8 पर हो गया और I हमारा 9 पर हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद अब क्या बच रहा है, अब मेरे भाई यहाँ पे लॉजिक बच रहा है, यहाँ पे B ये 22 पर और इसके बाद 25 पर, उसके बाद क्या है, उसके बाद 23 पर, उसके बाद क्या है, उसके बाद 24 पर, ठीक है। ये सारे के सारे लेटर के स्थानीय मान दे रखे हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, स्थानीय मान दे रखे हैं। अब इनके बीच का अंतर देख लो। जब आप अंतर देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे देखोगे तो पता चलेगा कि भैया कितना, यहाँ भी आपका 3 ही जुड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो 4 जुड़ रहा है, और यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ भी आपका 22 3 25 3 ही जुड़ रहा है। अब देखो, 3 जगह 3 जुड़ रहा है, एक जगह 4 जुड़ रहा है, तो ये वाला विषम हो गया। बोलो, जहाँ पे अतिरिक्त एक्स्ट्रा जुड़ना लग जाए वही इसका संबंध नहीं रखता है। इन सभी में से 3 ऐसे हैं जिसमें 3 3 जुड़ रहा है, और ऐसा विकल्प नंबर 3 है जिसमें 4 जुड़ रहा है, और वही आपका अलग है। अगले प्रश्न में आ जाओ, ठीक है। अब ये प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको समझना है। इस प्रश्न को समझने के लिए आपको इसका बेसिक समझिए। बोला, यदि शब्द फ्लेमिंगोज के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। सबसे पहले तो हम फ्लेमिंगो लिखेंगे, जो हमें लेटर दे रखा है FLAM, उसके बाद में I, इसके बाद में N, आगे क्या है, आगे उसके बाद G O और क्या है E और S। ये रहा फ्लेमिंगोज, ये रहा फ्लेमिंगोज। इसमें देखना है फ्लेमिंगोज में। अब देखो, जब हम वो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं यानी कि ABCD के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा। उसके बाद में B कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। B के बाद में क्या C है, क्या D है, क्या E है। आप कहोगे ना A है, ना A तो है, B C D नहीं है, लेकिन है क्या, E है। E के बाद में क्या F है, F नहीं है। क्या G है, आप कहोगे हाँ G है। H है, नहीं है। I है सर, I है। उसके बाद में J है, नहीं। क्या K है, नहीं। L है, आप कहोगे हाँ L है। उसके बाद में M है, M है। क्या N है, आप कहोगे N है। उसके बाद में O भी है। उसके बाद में क्या है, कुछ तो मैंने मिस कर दिया, मैंने कुछ ना कुछ तो मिस किया है मेरे यार। E के बाद F भी तो है यहाँ पे, E के बाद F तो है फ्लेमिंगो में, F के बाद G है, G के बाद H नहीं है, I है। उसके बाद में क्या है, HI। उसके बाद में J भी नहीं है, K है, K नहीं है, L है, ठीक है, L है। M है, M है, N है, N है। उसके बाद में क्या है, O है, O है। O के बाद में क्या है, P है, P भी नहीं है। कुछ तो छूट रहा है, N I हो गया, L हो गया, S, ठीक है, एक ये S रहा। अब इसको देखिए, आपसे पूछा है कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ यानी नहीं होगा। तो आप देखेंगे, एक तो ये I है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा, और एक ये S है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा। इसके अलावा जितने भी लेटर थे उन सभी के स्थान परिवर्तित हो गए। जब सभी के परिवर्तित हो गए तो आप कह सकते हो कि 2 ऐसे लेटर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहे यानी परिवर्तित नहीं हुए। कौन कौन से, एक तो सर मेरा I है और दूसरा मेरे भैया S है। ये 2 लेटर ऐसे थे जो परिवर्तित नहीं हुए। अगले प्रश्न में आ जाओ, ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। शानदार सा क्वेश्चन है। बोला है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आकाशगंगा, पृथ्वी और चंद्रमा। तो आप सभी को पता है कि आकाशगंगा के लिए सबसे बड़ा, मिल्की वे के लिए सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर ये मिल्की वे के लिए आ जाएगा सबसे बड़ा, और आकाशगंगा में ही हमारी पृथ्वी है और हमारा चंद्रमा है, दोनों के दोनों,
ठीक है, पृथ्वी चंद्रमा का कोई संबंध नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से आरेख बनेंगे, इस प्रकार से। एक आपका क्या हो जाएगा, मिल्की वे हो जाएगा, एक अर्थ हो जाएगा, एक हमारा मून हो जाएगा, इस प्रकार से अलग अलग। और अलग अलग देखोगे तो विकल्प नंबर 4 में आप लोगों को मिल जाएगा। विकल्प नंबर 4 यहाँ पे जो अलग से दिया गया है ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, आकाशगंगा, चंद्रमा और पृथ्वी के लिए। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बोला गया है निम्नलिखित आकृति में कौन सी आकृति दूसरों से भिन्न है। दूसरों से भिन्न है तो कैसे देखते हैं। देखो, एक की दिशा ऊपर की ओर है, एक की दिशा नीचे की ओर है, अलग अलग। ये भी अलग अलग दिशाओं में है। ठीक है, एक लेफ्ट है, एक राइट है। ये भी एक लेफ्ट है, एक राइट है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे दोनों की दोनों लेफ्ट की ओर है, दोनों की दोनों लेफ्ट की ओर है। तो यही क्या है, यही हमारी डिफरेंट है। ये क्या है, ये हमारी डिफरेंट है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका विषम उत्तर है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी भिन्न है। क्यों है, क्योंकि मैंने कहा, गौर से समझ लो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक राइट थी, एक लेफ्ट थी, इसमें भी एक लेफ्ट थी, एक राइट थी, इसमें भी एक राइट थी, एक लेफ्ट थी, लेकिन यहाँ पे दोनों की दोनों लेफ्ट आ रही हैं। इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसलिए डिफरेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास आपको प्यारी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में कल। रेगुलर क्लासेस होंगी। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।